Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of July 2022। 31 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं कि करके हम देखते हैं। सबसे पहले आज के सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल है, वेलबी कमीशन सेटअप इन ब्रिटिश इंडिया वाज कंसर्न्ड विद द इंक्वायरी ऑफ। तो वेलबी कमीशन क्यों सेटअप की गई थी? ऑप्शंस हैं ए, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी को इंक्वायर करने के लिए, एट्रोसिटीज ऑफ द जलियांवाला बाग के लिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए, या एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको आंसर बताते हुए चलता हूँ, लेकिन आप अपने तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा। 500 लाइक जो है आपको डेली बनाने हैं, और मुझे भी तो पता चले कि यार मेरी ऑडियंस जो है वो कम से कम हमसे प्यार तो करती है ना। तो प्लीज़ 500 लाइक्स इज़ नॉट मच, आई होप यू विल डू दैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को इंक्वायर करने के लिए। एक्चुअली पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू फॉर्म दिस कमीशन, और उसमें फर्स्ट इंडियन मेंबर के रूप में दादा भाई नौरोजी को भी ऐड किया गया था। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर पार्ट ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे देख लिए। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सेकंड इज डोमिनियन स्टेटस, थर्ड इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। एंड आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें नेहरू रिपोर्ट में बोली थी। 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3 आप अटेम्प्ट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, यानी कि 1 और 2, क्योंकि उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की थी, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी कि पहले कौन सा हुआ, फिर बाद में कौन सा हुआ, फिर बाद में कौन सा हुआ, इस हिसाब से आपको अरेंज करना है इन इवेंट्स को। फर्स्ट इज वेवल प्लान, सेकंड इज क्रिप्स मिशन, थर्ड इज क्विट इंडिया मूवमेंट, फोर्थ इज कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा, है ना। सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई? सबसे पहले आपकी ऑब्वियसली क्विट इंडिया मूवमेंट होती है। क्विट इंडिया मूवमेंट हुई कि क्रिप्स मिशन हुई? पहले आपका क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है ना। फिर आपका पहले क्रिप्स मिशन आएगा, फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, फिर आपका वेवल प्लान होगा, फिर कैबिनेट मिशन प्लान होगा। 2 3 1 4, यानी कि आंसर विल बी डी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा तीनों सवाल। एंड इसके अलावा जिनको भी हमारा यूपीएससी का 2023 का कोर्स ज्वाइन करना है वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, है ना, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोज़ आर अपलोडेड देयर। एंड दिस अभी 3 सब्जेक्ट चालू हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी और एंशिएंट इंडिया। तो अभी जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, एंड दे कैन वॉच द वीडियोज़, है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीसैट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आज का सीसैट क्वेश्चन आप देख लीजिए। स्टेटमेंट लिखा है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। कंक्लूजन लिखा है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सेकेंड इज डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड, ठीक है ना। दो चीजें यहाँ पे कंक्लूजन है। स्टेटमेंट है द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। कंक्लूजन 1 है चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। दूसरा है डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। अब आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, आइदर 1 और 2, नाइदर 1 और 2, बोथ 1 और 2। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो फ्रंट पेज में 2 न्यूज़ आइटम्स है, जानना जरूरी है आपके लिए कि क्या है। तो चाइनीज शिप सेट टू डॉक इन श्रीलंका। आप देखो कुछ दिनों पहले इंडिया को उड़ती उड़ती खबर आई थी कि श्रीलंका में एक चाइनीज शिप डॉक होने वाला है, लेकिन तब श्रीलंका वाले क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाँ भैया, रिप्लेनिशमेंट के लिए वो कोलंबो आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ये बता दूं मैं कि कोलंबो में शिप आने वाला है चाइनीज, जिसमें कि इंडिया ने कहा है कि नाउ वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन द वेसल। युआन वैंग 5 नाम का ये शिप है, और ऑलरेडी आप सबको पता है कि श्रीलंका की हालत जब खराब थी तब इंडिया ने उसकी मदद की थी, क्योंकि चाइनीज का जो चेकबुक डिप्लोमेसी है ना, चेकबुक डिप्लोमेसी के कारण ऑलरेडी वो लोग परेशान हो चुके थे। श्रीलंका के पास कुछ बचा है नहीं, है ना। तो अब वो युआन वैंग 5 जो है वो आपका आने वाला है। दैट इज इन्वॉल्व इन द स्पेस एंड सैटेलाइट, उसके ट्रेनिंग के ट्रैकिंग के रिगार्डिंग है। युआन वैंग 5 विच इज इन्वॉल्व इन द स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग, ये रीच करेगा हम्बन टोटा पोर्ट अगस्त 11 को यह हम्बन टोटा पोर्ट आने वाला है। सो इंडिया इज कीपिंग आई ऑन दैट।
अब आपको मैं एक मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको सारे पता चल जाए कौन कौन से पोर्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट पे, दिस इज द पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, है ना, हम्बनटोटा पोर्ट है ये। इट इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट पोर्ट्स इन श्रीलंका, जिसको कि चाइनीज़ ने लीज पे भी ले लिया है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द पोर्ट ऑफ ओलुविल, एक ओलुविल नाम का पोर्ट आपको जस्ट उसके ऊपर दिख रहा होगा। इधर पोर्ट ऑफ गाले दिख रहा होगा, है ना, द पोर्ट ऑफ गाले। एंड इसके अलावा द पोर्ट ऑफ कोलंबो, उसके ऊपर द पोर्ट ऑफ कोलंबो विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन श्रीलंका, लार्जेस्ट पोर्ट है श्रीलंका का ये। फिर पोर्ट ऑफ त्रिंकोमली, ठीक है ना, त्रिंकोमली, इट इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर। और ये जो रेड वाले थे जैसे गाले हो गया, कोलंबो हो गया, ट्रिंकोमली और हम्बनटोटा, ये आपके मेजर पोर्ट्स हैं। और फिर आपको नॉर्थ में वो जाफना के ऊपर आपको द पोर्ट ऑफ पॉइंट पेड्रो और सुनथुरई और ओलुविल, ये आपके माइनर पोर्ट्स हो गए। तो ये आपको थोड़ा कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई, आई होप यू विल रिमेंबर देम। आगे बढ़ते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। द 5G सर्विसेज टू बी रोल्ड आउट फ्रॉम अक्टूबर, तो 5G टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो अक्टूबर से इंडिया में रोल आउट हो जाएंगी, है ना। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ होती हैं, पहले स्टार्टिंग में कुछ जगहों पे होगी या कहाँ होगी। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ स्टिल टू बी लुक्ड फॉर, लेकिन अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद अब जरूरी है कि ये हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो पहले मैंने सोचा स्पोर्ट्स की न्यूज़ बता दूं। बर्मिंघम में आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं 2022 के बर्मिंघम में। तो हमारे इंडिया की मीराबाई चानू जो है, शी हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। वेट लिफ्टर है साइखोम मीराबाई चानू एंड शी हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, पुटिंग अप 201 kg टोटल इन द 49 kg वेट क्लास। तो 49 kg वेट कैटेगरी में इन्होंने इंडिया को पहला गोल्ड दिलाया। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। इसके अलावा आपको दिखा दूं यहाँ पे संकेत वॉन अ सिल्वर विद, यहाँ पे संकेत जो है उनको सिल्वर मेडल मिला है, सेकंड पोजीशन पे। और एंड गुर्जरा ही वाज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज इनको मिला है। तो ये वेट लिफ्टिंग में 3 हमें कल मेडल मिले हैं। वन वाज गोल्ड बाय मीराबाई चानू, देन संकेत को सिल्वर एंड देन गुर्जरा को ब्रॉन्ज मेडल मिला। सो दैट इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय इंडिया एंड वी होप दैट इंडिया विंस अ लॉट ऑफ मेडल्स दिस ईयर। और एक जो नाम होता है जो सॉफ्ट पावर में होता है, सो वो हमको ज़रूर मिलेगा बिकॉज ऑफ दीज ग्रेट परफॉर्मर्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे द नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट इन द US ताइवान कॉन्टेस्ट। तो आप सबको पता होगा कि ये क्यों चल रहा है US, और US जो है वो ताइवान के पास जब जाएगा तो चाइना ज़रूर खुश नहीं रहेगा। अभी यूएस में एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि वो जाएंगे ताइवान घूमने जाएंगे। तो अब वहाँ पे चाइना का कहना है कि देखो भैया अब ऐसा मत करो, क्योंकि वन चाइना प्रिंसिपल है। आप सबको पता होगा कि वन चाइना प्रिंसिपल क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है ताइवान वाला पोर्शन और ये है चाइना वाला पोर्शन, बीच में इनके आता है ताइवान स्ट्रेट। तो चाइना का कहना है कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ चाइना ही है, ऐसा मत बोलो कि ये ताइवान अलग कोई है और हम चाइना अलग है। चाइना का कहना है कि दोनों वन है और ओनली वन चाइना इज देयर, दैट इज द PRC, दैट इज द PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान कहता है कि भैया हम ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड देयर इज हम ही दोनों तरफ के मालिक हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ बिग थिंग विच इज़ देयर। और ये ताइपी इन्होंने अपनी कैपिटल बना रखी है ताइपी करके, तो दैट इज़ द थिंग। बीच में ताइवान स्टेट है और अमेरिका जो है बीच बीच में मज़े लेता रहता है, मैंने कल भी आपको बताया था। हालांकि अमेरिका वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिका क्या वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है या नहीं, तो हाँ, अमेरिका वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है। अगली जो न्यूज़ है वो है व्हाट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन PMLA's वैलिडिटी। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास PMLA की वैलिडिटी के लिए केस गया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है PMLA को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे टेररिज्म होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग भी एक एक्ट ऑफ टेररिज्म ही है, इसी तरीके से टेररिज्म टाइप का ही एक्ट है। तो हमें उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कड़े स्टेप्स उठाने चाहिए और PMLA उनमें से एक कड़ा स्टेप है ना, जो कि इस काम को करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर के अपहेल्ड किया है जो आपका PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो भी केस था उसको हटा दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, PMLA सही एक्ट है और इसमें जो ED की पावर्स हैं वो भी सही हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर केस किया गया था, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, ठीक है।
अब देखो सबसे पहली बात कि आप सबको पता है कि ग्लोबल कंसर्न था कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, इन सब के थ्रू बहुत सारा पैसा जो है वो लॉन्डर किया जाता है। मतलब कि जो ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ, ब्लैक मनी है उसको आप किसी अलग अलग तरीके के जुगाड़ लगा करके वाइट करो, मतलब कि उसको किसी तरीके से यहाँ ले आओ और फिर उसको इकोनॉमी का हिस्सा बना दो, है ना। व्हाट यू डू इज दैट यू टेक द ब्लैक मनी एंड देन यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द वाइट मनी बाय सम means and then after making it white you integrate it with the economy, ठीक है ना। that is what happens in case of the money laundering, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर ने देखो क्या बोला कि इसके लिए इंटरनेशनली क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो एक आपको बता दूं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग को स्टॉप करने के लिए यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जिसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं। याद रखेगा, एक तो यूएन कन्वेंशन है आपका, यूएन कन्वेंशन है किसका, अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। सबसे पहले आप लिख लीजिए, देखो स्टार्टिंग में यही हुआ था, 1980s के टाइम पे यही हो रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत सारा ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और इसका जो पैसा था वो टेररिज्म को फाइनेंस करने में भी लग रहा था। तो उस समय फिर यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो कि 1988 में आया, इसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको अडॉप्ट किया गया एंड इट वाज द फर्स्ट ट्रीटी, ये पहली ट्रीटी थी दैट कॉल्ड अपॉन नेशंस टू अडॉप्ट डोमेस्टिक लॉज टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये पहला ऐसा कहना चाहिए था कि स्टेप था जो कि उठाया गया था इंटरनेशनली, ठीक है ना। अब आपको दूसरा बता दूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को बनाया गया 1989 में। G7 का समिट था पेरिस में, उसके बाद ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया और उसके थ्रू फिर बेसिकली क्या क्या किया गया कि कोशिश की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकी जाए। तो मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि G7 के थ्रू जब FATF बनाया गया तो उसका काम यही था कि वो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। फिर इसके बाद यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ 2000, जिसको पलेर्मो कन्वेंशन बोलते हैं। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ 2000, जिसको पलेर्मो कन्वेंशन बोलते हैं। इसने भी एडवोकेट किया लेजिस्लेटिव एंड अदर मेजर्स टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड स्पेसिफिकली कॉल्ड फॉर क्रिमिनलाइजिंग द लॉन्ड्रिंग एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स ऑफ 2000, जिसको पलेर्मो कन्वेंशन बोलते हैं, उसको लाया गया, जिसने कहा कि भाई क्रिमिनलाइज करो मनी लॉन्ड्रिंग को। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, ये आपको पता है ना। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लेसमेंट, फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट, सेकंड वन इज लेयरिंग एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन। फाइनली वो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। कौन कौन से होता है, फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट, सेकंड वन इज लेयरिंग एंड थर्ड वन इज योर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। प्लेसमेंट फर्स्ट स्टेप है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें कि मनी इज मूव्ड इनटू द लेजिटिमेट सोर्सेज वाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैसीनो, ये सब वाले। तो वही वाली बात है, प्लेसमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेप है मनी लॉन्ड्रिंग का, विच इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग मनी इनटू द लेजिटिमेट सोर्सेज। लेजिटिमेट सोर्सेज जब आप पैसा मूव करते हो तो उसको बोलते हैं अपन प्लेसमेंट, ठीक है ना। देन लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अब फिर PMLA 2002 लाया गया, पलेर्मो के बाद PMLA लाया गया और उसमें फिर स्ट्रिक्ट क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में इसको लाया गया, क्रिमिनल लॉ के रूप में लाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने देखो क्या बताया। सबसे पहला जो इशू था पिटिशनर ने किया था वो ये कहा था कि भाई इसमें सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि ओरिजिनल एक्ट में ये कहा गया है कि न केवल प्रोजेक्शन ऑफ टेंटेड मनी एज अनटेंटेड एंड इट्स इंटीग्रेशन इनटू द इकोनॉमी वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। मतलब कि ओरिजिनल में कहा गया कि मतलब लेयरिंग तो है ही है, मतलब लेयरिंग तो है, साथ ही साथ उसका इंटीग्रेशन भी जब होगा इकोनॉमी में तब वो ऑफेंस बनेगा। लेकिन ईडी क्या कर रही है, ईडी बहुत सारे केसेस केवल और केवल मतलब कि अनटेंटेड को टेंटेड करने वाला जो प्रोसेस है, मतलब कि जो पैसा कमाया गया, सोर्सेज जो पैसे कमाने के हैं उनको टारगेट कर रही है। मतलब अभी उस पैसे का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, उसके पहले ही ईडी उसको मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वो कर रही है। तो ये केस लगाया गया था कि मतलब कि जो वर्डिंग है एक्ट की उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, इकोनॉमी में उसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, उससे पहले ही ईडी उनको टारगेट कर रही है केवल केवल उनके सोर्स जनरेशन पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि भाई एक बात बताओ, जो अगर इलीगल सोर्सेज से या इलेजिटिमेट सोर्सेज से आप पैसा जनरेट कर रहे हो तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है और उसका इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन दूसरा ऑफेंस है। लेकिन अगर वो सोर्स ना होता, मतलब कि अगर आप अगर उसको इलीगल सोर्सेज से जनरेट ना कर रहे होते तो क्या आप इंटीग्रेट कर पाते? उसको नहीं कर पाते। तो दैट इज द रूट कॉज, दैट इज द फाउंडेशनल कॉज। इसलिए अगर वो इंटीग्रेट नहीं भी हुआ है आपकी इकोनॉमी के साथ तो उससे पहले भी आप उसको कर सकते हो, जैसा कि ईडी कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने इसको वो कहा। दूसरा जो इशू था वो था ECIR के रिगार्डिंग, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये FIR जैसा ही होता है लेकिन ईडी के लिए, जब ईडी किसी चीज को नोट करती है तो ECIR बोलते हैं, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ECIR में होता क्या है कि ECIR को वो पब्लिक नहीं करते हैं और एक्यूज्ड को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते कि उनको क्यों सम्मन किया जा रहा है, ECIR के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा कि भाई ECIR और जो FIR है वो दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को सेम सांचे में, दोनों को सेम स्ट्रक्चर, सेम पैरामीटर्स में ढालना आप नहीं कर सकते। दे बोथ आर नॉट सेम, है ना। एंड दूसरा चीज यही कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सारे कंडेंशंस। उन्होंने कहा कि दे आर नॉट सेम एंड सेफगार्ड्स एक तरीके से पूरी प्रोसेस को, जो सर्वे, सर्च, सीजर और अरेस्ट की प्रोसेस है ईडी की, उसको सेफगार्ड करने के लिए इसको नहीं बताया जाता। लेकिन हाँ, अगर अरेस्ट है, अरेस्ट होने से पहले आपको रीजंस देने पड़ेंगे। अगर आपको अरेस्ट करना है तो जरूर आपको रीजंस देने पड़ेंगे, यू हैव टू कन्वे द रीजंस, ठीक है ना। ECIR की कॉपी पहले देने का कोई मतलब नहीं है। अगर अरेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ समनिंग की जा रही है, तो ECIR की कॉपी देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कट कर दिया है, ठीक है ना। हाँ, कोर्ट ने ये जरूर सजेस्ट किया ईडी को कि जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आप डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से, कि इस एक्ट का अथॉरिटी क्या है, स्कोप क्या है, वो सारी चीजें आप डाल दो, ठीक है ना। और ईडी एक सिविल कोर्ट की तरह भी काम करता है, इसलिए याद रखना कि व्हेन अ पर्सन इज समन्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर इट इज नोन वेदर इट इज गिविंग एन स्टेटमेंट और एज अ विटनेस। हाउएवर ईडी के पास पावर है टू इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन समन्ड अंडर सेक्शन 50, ठीक है ना। तो ईडी के पास एक सिविल कोर्ट की पावर है टू समन अ पर्सन अंडर सेक्शन 50। पुलिस के पास जब आदमी जाता है तो उसको पता होता है कि वो स्टेटमेंट देने जा रहा है, विटनेस के रूप में जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ईडी के पास जा रहा है तो पता नहीं चलता उसको किसके लिए, काहे के लिए बुलाया। अरेस्ट जब तक नहीं कर रहा है तब तक उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला जो इशू है वो है सेक्शन 45 के अंदर बेल कंडीशन। बेल कंडीशन बहुत टफ है इसमें, क्योंकि इसमें आपको पहले प्रूफ करना पड़ता है कि यू आर नॉट गिल्टी। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप गिल्टी नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कहा है, काफ़ी इसको वो दिया है। तो इसमें दो कंडीशन जो है बेसिकली वो ये दो कंडीशंस हैं कि पहला तो ये कि अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। पहला तो अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। सेकंड, ही इज नॉट लाइकली टू कमिट द ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल। दोनों चीजें प्रूफ होनी चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ वर्डिंग्स के कारण स्ट्रक डाउन कर दिया था, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने इसको रीइनेक्ट कर दिया था वर्डिंग चेंज करके सारे ऑफेंसेस के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशंस हैं कि वो एक तो गिल्टी नहीं ऑफेंस का, और दूसरा ये कि वो जो है कोई ऑफेंस ऐसा करेगा भी नहीं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एक्ट एज वेल। तो ये सारी कंडीशंस थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अपहेल्ड कर दिया है, और अब ये पूरी तरीके से वैलिड है। जो ईडी की पावर से वही पूरी तरीके से वैलिड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे विरुंगा नेशनल पार्क का नाम लिखा हुआ था, विरुंगा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा जो विरुंगा नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये लोकेशन वाइज क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई याद रखिएगा, इसको इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है IUCN द्वारा। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड इट हैज़ एडेड दिस इनटू द इंडेंजर्ड रेड लिस्ट। तो याद रखिएगा मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो इंडेंजर्ड रेड लिस्ट में कर दी गई है, ठीक है ना। और जो पॉपुलेशन है बेसिकली वो ज़्यादातर ये नॉर्थ अमेरिकन मोनार्क बटरफ्लाई जो है नॉर्थ अमेरिकन वेराइटी है, और वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन जो है लगभग 72% डिक्लाइन हुई है इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ यहाँ पे देखिए, इन्वेजिव फ्रॉग एंड स्नेक स्नेक स्पीशीज टेंट द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे दो इन्वेजिव स्पीशीज की बात की जा रही है। एक है अमेरिकन बुल फ्रॉग याद रखिएगा, और दूसरा है ब्राउन ट्री स्नेक। कौन कौन सी दो स्पीशीज है, अमेरिकन बुल फ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक।
और दोनों के कारण लगभग $16 बिलियन का नुकसान हुआ है फ्रॉम द ईयर 1986 टू 2020। 1986 से लेकर के 2020 तक के बीच में लगभग $16 बिलियन का नुकसान हुआ है इन दोनों इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से। क्यों? बिकॉज दे हैव कॉज्ड मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप डैमेजेस। और ये जो स्नेक है ना, ये पावर आउटेजेस करवाता है। मतलब ये क्या करता है कि तार में लटक जाता है और ऊपर जाकर के वहाँ पे जो पावर सिस्टम है, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज को खराब कर देता है। तो ब्राउन, याद रखिएगा, ये ब्राउन ग्रीन फ्रॉग होता है जिसको लिथोबेट्स कैटेबेइनस बोलते हैं। लिथोबेट्स कैटेस बेइनस, याद रखिएगा। ये दिस इज द फ्रॉग स्पीशीज। कौन सी? अमेरिकन बुल फ्रॉग या फिर लिथोबेट्स कैटेट्स बेइनस। और दूसरा आपका, मैंने आपको बताया जैसे कि ब्राउन ट्री स्नेक, दैट इज द थिंग। एंड इन दोनों ने काफी नुकसान किया। ट्री स्नेक का जो साइंटिफिक नाम है वो है बोइगा इर्रेगुलरिस, याद रखिएगा, बोइगा इर्रेगुलरिस, दिस इज द नेम। और ये कहाँ पर है बेसिकली? ये बेसिकली आपके पैसिफिक आइलैंड, जो कि गुआम हो गया, मैरियाना आइलैंड्स हो गया, इन सब जगहों पे ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो काफी नुकसान इन्होंने किया है, न केवल इकोनॉमी का बल्कि पावर आउटेज, क्रॉप्स के नुकसान पहुंचा करके, ये सारी चीजें करके। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है यानी कि एंथोनी एल्बनीज, उन्होंने क्या किया है कि एक बिल पास किया है नाउ रिसेंटली। बिल गवर्नमेंट पास करना चाहती है, रेफरेंडम के रूप में लाया है उन्होंने। और ये जो है रेफरेंडम, ये है फॉर एबोरिजिनल पीपल, मतलब कि एबोरिजिनल्स जो है, जो इंडिजिनस ट्राइब्स रही होंगी ऑस्ट्रेलिया की, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो वहाँ पे इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस ट्राइब्स का कोई भी रेफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ उनका रेफरेंस डालने के लिए, ताकि उनको अफेक्ट करने वाला अगर कोई पॉलिसी है तो इसमें उनको भी इंक्लूड किया जाए। बेसिकली इनका एम ये है कि अगर इंडिजिनस ट्राइब्स या वहाँ के जो एबोरिजिनल्स हैं, एबोरिजिनल्स बोलते हैं हम इंडिजिनस लोगों को वहाँ के, तो उनको जो अफेक्ट करने वाली पॉलिसीज है उनके रिगार्डिंग उनका व्यू पॉइंट लेना भी जरूरी है। इस कारण से इन्होंने इसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। और दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एक ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट एबोरिजिनल ट्राइब के बारे में आपको बताऊं, उसका नाम है बिंदीबू। अगर आपसे कोई पूछे कि बिंदीबू ट्राइब कहाँ की है, तो बिंदीबू ट्राइब वाज बेसिकली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की एबोरिजिनल या फिर इंडिजिनस ट्राइब है, याद रखिएगा इसको, है ना। अगला यहाँ पे देखो पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेवेंडर क्रॉपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ पे लेवेंडर क्रॉपिंग? ये बीज बेहरा नाम का एरिया है साउथ ऑफ कश्मीर में, जहाँ पे पर्पल रेवोल्यूशन के नाम पे लेवेंडर की क्रॉपिंग काफी ज्यादा की जा रही है। एंड ना केवल वहाँ का लैंडस्केप चेंज हो रहा है कश्मीर वैली का, बट इकोनॉमिक गेन्स भी काफी ज्यादा है, क्योंकि लेवेंडर आपको पता है कि किसके लिए आता है, परफ्यूम, अरोमा, इन सब चीजों के लिए होता है। प्लस ये इसके मेडिसिनल फायदे भी हैं। तो यहाँ लिखा गया है 2016 में एक्चुअली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक अरोमा मिशन इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2016 में अरोमा मिशन किया था बाय साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड नेशनल रिसर्च, यानी कि CSIR के अंतर्गत अरोमा मिशन था। और इसके थ्रू बेसिकली यहाँ पे लेवेंडर की क्रॉपिंग शुरू की गई। और बेसिकली जो पहलगाम का रीजन है, सोनमर्ग का रीजन है, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में, वहां पर बेसिकली ये स्टार्ट किया जा रहा है। बीज बेहरा जो मैंने आपको बताया साउथ ऑफ कश्मीर रीजन है, वहां पर ये पर्पल रेवोल्यूशन के नाम में लेवेंडर विच इज इन हाई डिमांड। और एक अगर आप एक्सट्रैक्ट करें तो अगर 1 किलो आप लेवेंडर का वो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए का ये जाता है। 1 किलो लेवेंडर जो है वो 15 से 20 हजार किलो तक जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज है यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट और माइक प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आप सबको पता होना चाहिए कि 1992 में स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। उसके थ्रू 1992 में स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। याद रखिएगा ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है, पूरे इंडिया का नहीं है। जहाँ जहाँ एलिफेंट्स है, एलिफेंट रिजर्व है, वहाँ के लिए प्रोजेक्ट है। अभी भी ये पैन इंडिया नहीं हो पाया है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। एंड इट इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट to wildlife management efforts by states for their free ranging population of wild Asian elephants। तो ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है that is for the free ranging population of wild Asian elephants के लिए है। इसके अलावा माइक प्रोग्राम भी आपके लिए है, याद रखिएगा। माइक प्रोग्राम है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एलिफेंट रेंज स्टेट्स, जो स्टेट्स एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं और जो पार्टीज हैं साइट्स की, टू मेक अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड इन्फोर्समेंट डिसीजंस, ताकि अप्रोप्रिएट इन्फोर्समेंट डिसीजंस लिए जा सकें, ताकि अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किए जा सकें एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और माइक का जो फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। वहां पे 10 साइट्स है माइक के इंडिया में भी। एंड इसके लिए एक साइट्स मैंने आपको बताया, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। साइट्स क्या बोलते हैं?
साइट्स के बारे में याद रखिएगा इसका, इट इज़ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब ये प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ का जो इलीगल ट्रेड है, उसको ट्रैफिकिंग है, उन सबको रोकने का काम करता है बेसिकली। 1 जुलाई 1975 यानी कि 1 जुलाई 1975 को ये आया था। रेजोल्यूशन 63 था IUCN का, जिसके थ्रू इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। रेजोल्यूशन 63 ऑफ IUCN, उसके थ्रू अडॉप्ट किया गया था 1 जुलाई 1975। माइक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, और दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इंडिया के पास लगभग 30 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स हैं, जो कि 15 एलिफेंट रेंज स्टेट्स में, 15 एलिफेंट रेंज स्टेट्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब लास्ट न्यूज़ जो है वो है आपके ई वेस्ट रूल्स के रिगार्डिंग। ई वेस्ट रूल्स में अभी एक चेंज किया जा रहा है ड्राफ्ट बिल के द्वारा, तो अब वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि अभी तक क्या था कि एक PRO यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी, जो कि इंटरमीडिएरी के रूप में काम करती थी बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ई वेस्ट एंड फॉर्मल रिसाइकलिंग यूनिट्स। मतलब मिडिल मैन के रूप में PRO होते थे, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये लिख लीजिए आप लोग कि अभी तक जो ई वेस्ट रूल्स थे उसमें PRO होते थे, यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि इंटरमीडिएरी थे बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड जो फॉर्मल रिसाइकलिंग यूनिट्स थे उनके बीच में, ताकि इनको टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट और जो भी ये सब फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड की जा सके। अब क्या था, PRO टिपिकली बेसिकली बिड करते थे फॉर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनीज, और फिर वो अरेंज करते थे स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू बी रिसाइकल्ड एंड प्रोवाइड कंपनी सर्टिफाइड प्रूफ ऑफ रिसाइकलिंग दैट दे मेंटेन एज पार्ट ऑफ देयर रिकॉर्ड। फिर उसके बाद वो क्या करते थे, हेल्प करते थे, और जो रिसाइकलिंग यूनिट्स थे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इन जो ये ई वेस्ट रहता था उसको रिसाइकल कराने में मदद करवाते थे, ठीक है ना। तो अभी तक क्या था कि बहुत सारे PRO भी काम कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली, मतलब अभी अगर हम बात करें तो रजिस्टर्ड 74 PROs हैं एंड 468 ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स थे। सोचो 74 PROs और 468 ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स थे। अब मिनिस्ट्री ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर के आए, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई PRO और डिसमेंटलर्स जो रहेंगे दे विल बी डन अवे विद, मतलब उनकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, और पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसाइकलिंग की वो ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स के पास जाएगी, जो कि बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा इशू है जिसमें PRO भी परेशान है। ऑब्वियसली आपका एक काम है जो कि छूट रहा है एक तरीके से, तो दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए ऊपर लिखा गया है न्यूज में, न्यू ई वेस्ट रूल थ्रेटन जॉब्स। तो क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 468 डिसमेंटलर्स और 74 PROs, इनकी नौकरी तो गई ना, है ना। अब केवल ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स रहेंगे, एंड रिसाइकलर्स जो है वो डायरेक्टली सोर्स करेंगे, will source a quantity of waste, then they will recycle them and then they will generate electronic certificates। फिर ये सारी प्रोसेस है, और इसमें अब PROs और डिसमेंटलर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा इस ड्राफ्ट के बाद। तो दैट इज अ थिंग विच इज इशू। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट दिस इज व्हाट द न्यूज इज। तो दैट इज इट फॉर द डिफरेंस। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लर्निंग स्किल्स। थैंक यू एंड नाइट।